हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज मैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास कौन सा एटम एंड मॉलिक्यूल्स की बात करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर अपन किस किस के बारे में बात करने वाले हैं, कौन से टॉपिक की अपन बात करने वाले हैं। जिस तरीके से आप नाम देख सकते हो, या एक नाम लिखा है एटम्स। एटम्स क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा। ठीक है, तो इसके अपन बारे में देखने वाले हैं, एटम क्या रहता है, ठीक, और मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ें उससे पहले अपन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एटम के बारे में जिस साइंटिस्ट ने, इंडियन साइंटिस्ट ने बताया था वो थे महर्षि कणाद, है ना। तो ये एक तो आपको याद रखना पड़ेगा कि महर्षि कणाद ने क्या बताया था एटम के बारे में। कोई इंडियन फिलोसफर थे जिन्होंने बताया कि पोस्टुलेट दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a time will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division not be possible. He named this particle परमाणु। इन्होंने क्या नाम दिया था एटम को, इन्होंने क्या नाम दे दिया था, परमाणु, है ना। और परमाणु इसका कौन सा वर्ड है, एक हिंदी वर्ड है। ठीक है, तो परमाणु अपन को याद रखना है कि परमाणु क्या होता है। एटम को अपन क्या बोलेंगे, परमाणु बोलने वाले हैं। ठीक है, देन इसके अलावा अपन बात करेंगे इसके अंदर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर एक लाइन आपको बस याद रखनी है, इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और आपसे ऐसा पूछ सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस साइंटिस्ट से गिवन था, कौन से साइंटिस्ट ने इसको दिया। तो आपको याद रखना है लेवोजियर, जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने ये इसके बारे में बताया। ठीक है, तो लेवोजियर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेवोजियर आप याद रखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है जोसेफ एल प्राउस्ट। तो जोसेफ एल प्राउस्ट ने कौन सा हमारे पास कंजर्वेशन दिया, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन उन्होंने क्या करा, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेटमेंट की। तो जैसे मैंने भी बताया, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, और वो भी रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक रिएक्शन अगर मैं आपको बताऊँ या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि रिएक्शंस क्या होगी। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, ऐसा मैं लिख देता हूँ यहाँ H2O। तो H2 है हमारे पास यहाँ पे 2, इधर भी 2 है। O2 ऑक्सीजन हमारे पास इधर 2 है, इधर 1 है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस भी मैं इसको कर देता हूँ 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को मैंने बोला कि मास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। इस एरो के लेफ्ट साइड जो होता है उसको बोलते हैं अपन रिएक्टेंट, और एरो के उस साइड जो है हमारे पास सब्सटेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 2 से। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 2 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास 16। ठीक है, तो इनको अपन हम प्लस करते हैं, इधर आएगा हमारे पास 2 प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 16 32 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा 32। और हमारे पास हाइड्रोजन के आगे आप एक नंबर देख रहे होगे, जो नंबर क्या दे रखा है यहाँ पे, 2 दे रखा है। कितना दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर 2 लिखा हुआ है। तो उस नंबर से अपन इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 32। तो 4 प्लस 32 कितना हो गया, 36 हो जाएगा। ठीक है, इधर अपन आएंगे तो यहाँ पे कितना लिखा है, नंबर 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे अंदर अपन क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू उसका मास 1। ठीक है, प्लस अब हमारे पास ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1 है, तो 1 इंटू 16 अपन यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 16 कितना 18, और 2 इंटू 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो अपन ने देखा कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो क्या थी, पहले से बैलेंस थी। उसके अंदर रिएक्टेंट का मास कितना आया 36, और प्रोडक्ट का ही मास कितना आया 36। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगी, फॉलो करेगी, है ना। इस मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर देगा, ये फॉलो करेगा। जो किसने बताया था,
लेवोसियर ने बताया था। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, LHS इज टू RHS, है ना, LHS इज टू RHS अपन यहाँ पे लिख देंगे, है ना, कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, इसके अलावा मैं एक एग्जांपल और लूँगा, और एक एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अमोनिया का फॉर्मेशन होता है N2 प्लस 3H2 के साथ अपन क्या, किसका फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे अपन। एक नाइट्रोजन का मास होता है कितना, 14 प्लस 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे अपने पास कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 इंटू 1। ठीक है, ये किसके इक्वल करना है अपन को, 2, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1, तो 1 इंटू 14, तो 14 ही हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो कितना, ये 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 28, प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 6, और यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 17, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 34, और 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 34। इसका मीनिंग क्या है कि LHS किसके इक्वल आ रहा है, RHS के। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आया, 34, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आया, 34। और मैंने बोला क्या था, ये मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये किसका हमारे पास हो जाएगा स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है, इसके अलावा अपन बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ किस NCERT के अंदर कहाँ लिखा हुआ है ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के ऊपर। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ने क्या बोला, कौन से साइंटिस्ट थे हमारे पास, प्राउस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया किसके बारे में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के बारे में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, वाटर लिख दूँ, मैं H2O लिख दूँ। ठीक है, H2O, H2O मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो H2O के अंदर हमारे पास एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, और एक हमारे पास कौन प्रेजेंट है यहाँ, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो H और ऑक्सीजन के मास का मैं अगर रेशो लूँ यहाँ पे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो क्या लिखना, 2, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 1, तो 1 इंटू 16 अपन करेंगे, तो 2, और यहाँ पे कितना रेशो बन जाएगा, ये 16। या इसको सिंपलेस्ट रेशो के अंदर चेंज कर सकते हैं, तो किस में आ जाएगा, ये 1:8 के अंदर ही आ जाएगा। तो 1:8 पानी का क्या होता है, हमेशा एक फिक्स रेशो होता है, या इसको बोल सकते हैं अपन कॉन्स्टेंट प्रपोर्शंस होता है ना। हमेशा पानी वो चाहे वो आपके घर का हो, पानी चाहे वो मेरे घर का हो, या पानी वो आपके स्कूल का हो, उसके अंदर वाटर का क्या रहने वाला है, प्रपोर्शन सेम रहने वाला है, 1:8 हमेशा फिक्स रहने वाला है। तो इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो अब इसके अंदर अब एक बार अपन इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, है ना, ये हमारे पास स्टेटमेंट, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मास के एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर ये क्या रहने वाला है, प्रेजेंट होने वाला है। अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास कितना ग्राम, 9 ग्राम, या ऐसा बोल देता हूँ, चलो 18 ग्राम अपने पास क्या है, वाटर है, 18 ग्राम अपने पास वाटर है, और मैंने अभी बोला है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशो हमेशा कितना रहने वाला है, 1:8। तो अब मुझे बताओ 18 के अंदर 18 ग्राम हमारे पास है, तो 18 ग्राम के अंदर कितना हाइड्रोजन लें और कितना ऑक्सीजन लेके 1:8 आ जाए। तो जैसा आप देख सकते हो कि 2 ग्राम अगर मैं हाइड्रोजन ले लूँ और 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लूँ, तो अगर मैं इनका रेशो लूँ तो 2:16 ऐसा, तो 2:16 का रेशो अगर अपन निकालेंगे सिंपल रेशो, तो कितना आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। ठीक है, तो रेशो यहाँ पे क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है या फिर डेफिनेट रहने वाला है। तो ये इसका क्या था, एक स्टेटमेंट था। अगर मैं अमोनिया की बात करूँ तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, NH3 होता है, तो NH3 के अंदर एक तो हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है और एक हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का मास हमारे पास कितना होता है, 14 होता है। ठीक,
और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 3 होता है, तो ये सिंपलेस्ट रेशो में आ चुका है। तो अमोनिया का भी हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास का रेशो हमेशा क्या होगा फिक्स। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो ये तो होते हैं हमारे दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर अपन पढ़ते हैं। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या अपन को देखने को मिलता है या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बारे में बताया कि इनका मास का रेशो फिक्स रहता है। मास हमेशा क्या रहता है फिक्स रहता है, ठीक है। मास को अपन ना तो बना सकते हैं उससे, ना उसको अपन ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम था जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन्स ने क्या बताया था कि एटम की थ्योरी के बारे में पहला साइंटिस्ट था ना, उसने डेल्टन्स ने बताया क्या कि जो भी हमारे पास मैटर होता है, एलिमेंट होता है और कोई भी कंपाउंड होता है, तो उसके अंदर क्या क्या आपको प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है, या पार्टिकल्स, कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसके बारे में पहला साइंटिस्ट था जॉन डेल्टन्स जिसने बताया। और इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, इन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिए, और इसके जो पोस्टुलेट्स थे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी क्या कर रहे थे फॉलो कर रहे थे। तो दोनों को लेके इनने क्या बना दिया अपना एक थ्योरी बना दी जिसको बोलते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अपन एक बार देखते हैं क्या इनके पोस्टुलेट्स थे और क्या क्या इन्होंने बताया।